आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इसको लेते हैं, समझते हैं पहले सेट्स क्या है, फिर देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ को सेट्स बोलते हैं। डेफिनेशन मैटर करती है, ठीक है। तो एक तो मैथमेटिकल होगी और एक जनरल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन देते हैं समझाने के लिए वो चीज़, ठीक है। चलो बात करते हैं सेट्स। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। चलो बाकी सब में आगे वेल डिफाइंड देखते हैं। वेल डिफाइंड क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़ को। बेटा वेल डिफाइंड मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि मैंने तुमको 2 टास्क दिए, तुम्हारी क्लास को 2 टास्क दिए। पहले दिन मैंने बोला कि तुम लोग अपनी पसंद के या तुम्हारे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का नाम लिख के लेके आए। तो क्लास में कई सारे बच्चे, सबका जो फेवरेट क्रिकेट प्लेयर होगा वो अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ के कुछ कॉमन भी निकल सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट होगी, या मैंने 5 क्रिकेट प्लेयर्स बोले जो फेवरेट है, मैंने वो लिस्ट लाने के लिए बोली उनको, तो पाँचों के पाँचों तो सबके सेम नहीं निकलेंगे ना, वेरी करेंगे करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में कोई और फेवरेट है, उसकी नज़र में कोई और फेवरेट है, उनकी नज़र में कोई और फेवरेट, ठीक है। तो इसलिए जब बच्चे मेरे पास उस लिस्ट को लेके आएंगे, सबकी लिस्ट क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, सबकी लिस्ट क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यही मैं बोलता हूँ 2020 वर्ल्ड कप होने वाला था, तो उसकी जो टीम थी वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी होगी, उसकी एक लिस्ट बन चुकी होगी। तो नेक्स्ट डे मैंने एक टास्क दिया कि बेटा 2020 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस पर खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट लेके आओ। तो बच्चों ने नेट से किसी से पूछ के कहीं ना कहीं जुगाड़ करके वो लिस्ट लेके आए। जब मैंने देखा तो सबकी लिस्ट क्या थी, सेम। सबकी लिस्ट क्यों सेम थी, क्योंकि वो जो प्लेयर्स थे वो फिक्स हो चुके थे, ठीक है। वो प्लेयर्स क्या है, फिक्स हो चुके थे कि यही प्लेयर्स 2020 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो बच्चे जो लिस्ट लेके आए वो क्या थी, सबकी सेम थी। तो इस वाले केस में क्या बोला जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स बच्चे लेके आए वो सब क्या है, वेल डिफाइंड है। अब आप शायद समझ गए होंगे डिफरेंस वेल डिफाइंड में और जो वेल डिफाइंड नहीं है उनमें, ठीक है ना। तो सेट की बात करें तो सेट क्या चीज़ है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल वॉल्स। अच्छा इसकी बात करें बच्चों तो वॉल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, डी। अगर मैंने बच्चों को बोला कि वॉल्स जो है उनका सेट बनाओ तो वो ये लिखेंगे। क्या कोई बच्चा अलग लिखेगा, नहीं, क्योंकि वॉल्स यही होते हैं, ठीक है। तो सबके जो ये दिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट, सबके ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड इसलिए ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये सेट कहलाएगी। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई एग्जाम्पल से, ठीक है, कि सेट किसको बोलते हैं। चलो आगे देखेंगे। मतलब वेल डिफाइंड बोले तो वेल डिफाइंड ये चीज़ है कि सबके लिए वो चीज़ क्या होगी, फिक्स होगी। हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर पर्सन के लिए वो चीज़ क्या होगी, फिक्स, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वही वेल डिफाइंड कहलाता है। तो इसी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। बेटा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, जरा देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कैसे रिप्रेजेंट, कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सेट को बेटा किसी कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, किसी भी कैपिटल लेटर को, कोई फिक्स नहीं है, ए बी सी डी, कुछ भी आप इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले सकते हो कैपिटल में। उससे क्या बनेगा, सेट सेट को दिखा दें कि भाई ये सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी सेट अगर आप लिखोगे तो उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, करली ब्रेसेस के अंदर। दूसरा कोई ब्रैकेट मत लगा देना, करली ब्रेसेस ही लगाना है उसके अंदर, ठीक है ना। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भी चीज़ आती है, सपोज ये एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो इनमें ये जो चीज़ है ना, ये मेंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, और भी कई नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स। तो जब आप ये एलिमेंट्स लिखोगे ना बेटा, तो इसको आपको कैसे लिखना है, कॉमा लगा के इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे आप, कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। तो अगला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा,
इसी में आगे लिख देता हूँ, मेंबर्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा के क्या करने वाले हैं हम, सेपरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो मेंबर्स या एलिमेंट्स आप देखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। जनरली मेंबर्स शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। हालांकि कई केसेस में जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद मैंने इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स आते हैं उनका सेट लिखा, तो मैंने ए ई आई ओ यू लिख दिया। किसी ने लिख दिया ए ओ ई यू आई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी ऑर्डर में उसको जमा के लिख सकते हैं। ठीक है, एक रूल और है सेट को लिखने का, नो एलिमेंट और मेंबर शुड बी रिपीट। बेटा कोई भी सेट अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो एलिमेंट्स या मेंबर्स कभी भी क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं वापस से। ठीक है, कोई भी सेट मुझे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको मैं क्या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूँगा, लाइक इस तरीके से, ए इक्वल्स टू ये सब। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करूँगा, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूँगा। दूसरा मैंने बोला कि किसी भी सेट को अगर मैं दिखाऊंगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके मेंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, मेंबर्स कहलाती है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो मेंबर्स और एलिमेंट्स आप लिखेंगे उनको आप कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मेंबर शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली ध्यान रखें हम स्मॉल लेटर्स में लिखाएंगे। कभी कोई आ जाता है जिसमें खुद में कैपिटल्स में लिखा हुआ है तो उसको फिर कैपिटल में लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। आप किसी भी ऑर्डर में लिखें, ये मैंने ए आई ओ यू लिखा है, इसकी जगह मैं कुछ और भी ऑर्डर लगा देता हूँ ना, आगे पीछे कर देता हूँ इन मेंबर्स को, तो उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट वही का वही रहेगा। नेक्स्ट है, नो एलिमेंट शुड बी रिपीट। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेने से पहले मैं कुछ सिंबल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो यहाँ पे सिंबल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। ये एप्सिलॉन का सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसी पे अगर मैं ऐसा लगा दूंगा तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। अभी मैं जब ये चैप्टर कराने जाऊँगा तो आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा, काम का भी और दूसरे भी देखने पड़ेंगे। ऐसा वी बनाकर और ऐसा लगाते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ईच एंड एवरी, फॉर ईच एंड एवरी। ठीक है, इसके अलावा बेटा 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ा होगा तो उसमें कुछ सिंबल्स थे जो किसी सेट को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि एन, ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर प्लस लिखा हुआ होगा तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे आर माइनस लिखा होगा तो सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, जेड किससे दिखाते हैं हम, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, जेड प्लस लिख दूंगा तो पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस लिख दूंगा तो नेगेटिव इंटीजर। क्यू जनरली इसको रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को। ठीक है, प्लस लग जाएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सिंबल्स बहुत जगह पे यूज होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंबल्स नोट कर लेना बच्चों, काम क्या है। अब एक सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे या कैसे शो करेंगे या क्या क्या तरीके हैं सेट को दिखाने के, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन, रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी बोले। बेटा दो तरीके से किसी भी सेट को दिखाया जा सकता है। पहला तो है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं दोनों चीज समझा देता हूँ पहले, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा ये स्टेटमेंट में चलता है पूरा का पूरा, और ये मेंबर्स को दिखा के करली ब्रेसेस के अंदर चलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल वोवल्स, और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसी चीज को वोवल्स को कैसे लिखाओगे आप? ऐसे लिखो। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये चलेगा स्टेटमेंट, ये चलेगा ऐसे। हालांकि इसको ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे नहीं लिखते, ये तो सिर्फ आपको अभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए बताया कि यहाँ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है ना? यहाँ एक स्टेटमेंट चलेगा और यहाँ पे इस तरीके चलेगा। अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में सेट में कैसे लिखते हैं जरा देखना। कर्ली ब्रेसेस लगाइए, एक्स, बेटा ये साइन होता है सच दैट का। इसकी जगह आप एक साइन और यूज कर सकते हो, या तो आप ये लगाएं या फिर आप एक लाइन खींचें। जैसे या तो ये लगा के लिखूंगा या फिर एक ऐसे लाइन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अभी बोला था ना सिंबल के बारे में, एक्स बिलोंग्स टू ऑल वोवल्स। इस तरीके से इसको दिखा, ठीक है? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं ये वाला नहीं लिखूंगा, जैसे समझाने के लिए इस फॉर्म में लिखूंगा और रोस्टर फॉर्म में उस फॉर्म में जाएगा, ठीक है? एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10, एक्स 10 से छोटा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो एक्स मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि किससे छोटा है? 10 से छोटा है। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? x जो था वो क्या था? मेरा मेंबर था, और वो 10 से छोटा है। x मेरा एलिमेंट है जो कि 10 से छोटा है, और वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो ये तो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म था, और उसी को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ गई? एक और देख लेते हैं एग्जांपल, x such that x equals to 2n where n belongs to natural number। सीधी सी बात है, कोई भी नेचुरल नंबर आप 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, और 3 डालोगे तो 6 आएगा। यानी ये इवन नंबर की बात चल रही है ना? किसकी बात चल रही है? इवन नंबर। यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं? इवन नंबर तो यही है, 2 4 6 8। हालांकि सारे नहीं लिख सकते तो मैं क्या लगा दूंगा? डैश 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 लगा के यहाँ से कर्ली ब्रेसेस बन गए। तो ये मेरा हो गया कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये बेटा ये तो बहुत ईजी, इसको लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत है। इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में आना चाहिए। जैसे आपका जो एलिमेंट है उसको आप एक्स से दिखा दो, सच दैट का साइन लगा दो, फिर उस एलिमेंट को आप डिफाइन कर दो। जैसे यहाँ मैंने डिफाइन किया था एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? वो उसको। यहाँ मैंने डिफाइन किया था x जो है वो 10 से छोटा है, यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ x इक्वल टू 2m। इसमें अगर कोई और सिंबल यूज हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे आगे डिफाइन कर रखा है कि वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यहाँ x इज लेस देन 10 था, ये तो मैंने x डिफाइन करा है कि कहाँ है? 10 से छोटा है। लेकिन x क्या चीज़ है ये भी तो बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ x बताया था वो वोवल्स है, वैसे यहाँ पे बता दिया x क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, राइट द सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। यानी इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 2, तो पता करके और फिर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले इसको अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, इसका यही तरीका है सॉल्यूशन या जीरोस निकालने के लिए। कॉमन लिया अंदर x माइनस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो +1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, इधर से x प्लस 1 बच रहा है। इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 2 आ गया या फिर x का वैल्यू क्या आ गया? -1। ये दो सॉल्यूशन मैंने इसके निकाल दिए। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 2, -1
या फिर आप लोग और क्या लिख सकते हैं, -1, 2। ऑर्डर कभी मैटर करता ही नहीं है, मेंबर्स का ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से कोई छुटपुट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मेंबर्स और एलिमेंट्स पता करो, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें बोर्ड पे, क्या है, राइट दिस साइड, ये एक साइड दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हमको किसको कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि जो एक्स है उसको डिफाइन क्या कर रहा है वो चीज़ पता करनी है। तो पहले एलिमेंट्स के बारे में देखिए, 1, 4, 9, 16, ये मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं, राइट। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, एंड सो ऑन। तो मुझे कुछ कुछ ये चीज़ तो समझ में आ गई, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, पहले वही अपना एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये मैंने इसको डिफाइन किया, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यानी एक्स एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर है, नंबर्स का क्या है, स्क्वायर, दिख रहा है ना। अब यहाँ एन जो है, मैं एन को भी डिफाइन कर रहा हूँ, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो इजी है ना, बस यहाँ से पता करना है कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या चल रही है या फिर डिफाइन कैसे हो रहा है। ये स्क्वायर चल रहा है नेचुरल नंबर्स का, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो एन मैंने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, इस एन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक एक नेचुरल नंबर रखते जाओ, इसमें 1 रखा तो आंसर 1 आएगा, 2 रखा तो आंसर 4 आएगा, अगला नेचुरल नंबर यानी 3 रखा तो आंसर 9 आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इजी।